रोज़ मिलेंगे फ्रेश क्वेश्चंस एक्सपर्ट टीचर की गारंटी के साथ। ये रही हमारी डेली एमसीक्यू की सीरीज़, एक्सप्रेस सीरीज़ है, जैसे संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, रोज़ की एक नई सीट नई स्पीड। तो इसमें हम लोग हर दिन आपके लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस लाएंगे, जिसमें PYQ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 71st BPSC में आने वाले हैं वो होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू बिल्ड अ फैक्ट्री इन इंडिया? वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रियल, फ्रांसिस डी अल्मेडा या अल्फांसो डी अल्बर्ग? इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रियल। अब इनका बेसिकली क्या था, इन्होंने आपका समुद्री यात्रा की और यहाँ पहुँचे किस लिए? मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए। ये एक पोर्तुगीज़ थे और ये पहुँचे आपका कैलिकट में। पहली बार इन्होंने फैक्ट्री बनाई कब? 1500 में। तो 1500 में इन्होंने फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे बनाई? एट कैलिकट। ओके, सो इतना हमें याद रखना है। ये कौन थे? पोर्तुगीज़ थे। ओके, बस इतना, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सेकंड नंबर, हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन द ईस्ट? अल्मेडा, अल्बर्ग, हेनरी द नेविगेटर या नीनो दा कुन्हा? इनका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर है आपका अल्बर्ग। अब देखिए क्या हो जाता है कि अल्बर्ग जो थे ना हमारे, वो आपके अल्मीडा के बाद आए। ठीक है, अब अल्मीडा ने, अगर मैं थोड़ा इसमें बता दूं तो अल्मीडा जो थे, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, और अल्बर्ग जो थे, अल्बर्ग अल्बर्ग का क्या कहना था कि इन्होंने पूरा ये गोवा को कैप्चर किया, वहाँ के पोर्ट्स को अपने अंदर, पोर्तुगीज़ के अंदर लिया। साथ ही साथ इन्होंने सती को एबोलिश किया। एबोलिश्ड आपका कि नहीं, सती को नहीं होगा, बेसिकली उन्होंने प्रोहिबिट किया। एबोलिश तो हो नहीं सकता था पूरा, लेकिन प्रोहिबिट किया इन्होंने। तो ये सारा, साथ ही साथ ये इनकरेज करते थे कि आप लोग अपने नेटिव से शादी कीजिए ताकि हम लोग पोर्तुगीज़ यहाँ पे पूरी तरह से सेटल हो पाएँ। इसलिए अल्बर्ग को कहा गया कि ये रियल फाउंडर हैं। ओके, विच वॉज नॉट अ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पावर इन इंडिया, पोर्तुगीज़ पावर इन इंडिया। बेसिकली नॉट बोल रहा है, तो जब भी नॉट बोले तो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। अब इसके बारे में क्या होगा? राइज ऑफ रीजनल पावर्स, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर या डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका? तो इसका क्या आंसर रहेगा? देखिए बेसिकली क्या है ना कि रीजनल पावर्स तो इन ऑलरेडी उठ चुके थे आपका। बहुत लोग ये क्या कहते हैं, मराठा वगैरह बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, एंड अलग अलग यूरोपियन पावर्स भी आने लगे थे। साथ ही साथ ये लोग पायरेसी के लिए बहुत फेमस थे। इनफैक्ट इनका जो बे ऑफ बंगाल था वो पूरा पायरेसी का हब बन गया था। ओके, विजयनगर भी अब धीरे धीरे टूट रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि जो इनका पोर्ट्स, जो मजबूत वाला पोर्ट्स था, वो सारा भी खत्म हो रहा था। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका वाला पॉइंट है ना, ये नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा, ये ब्राज़ील होगा। ओके, तो ये लोग ब्राज़ील के तरफ ये आपका डाइवर्ट हो गए थे। तो ब्राज़ील का नॉट अ कॉज, ब्राज़ील लाइक डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वॉज नॉट अ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर, rather इट वॉज ब्राज़ील विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। ओके, चलें, बैटल ऑफ हुगली। बैटल ऑफ हुगली के बारे में, लेड टू द डिफीट ऑफ विच यूरोपियन पावर? बैटल ऑफ हुगली 1759, पोर्तुगीज़ वहाँ पे हारे थे, फ्रेंच हारे, डच हारे या डेन्स हारे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? डच। तो बेसिकली क्या है कि डच ना, इसमें आपका उनका ज़्यादा इंटरेस्ट चला गया था मलय पेनिनसुला, जो आर्किपेलागो है। मलय आर्किपेलागो जो था वो आपको डच को बहुत अट्रैक्ट किया। जैसे कि हमारा पोर्तुगीज़ को ब्राज़ील किया, वैसे ही आपका अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब थर्ड एंग्लो डच वॉर हुआ, आपका कब हुआ? 1672 से 74 में। तो जो कम्युनिकेशन था ना आपका सूरत और नए नए इंग्लिश सेटलमेंट में, वो कट हो गया। क्यों कट हो गया भाई? क्योंकि 3 जो इंग्लिश शिप्स थे वो बे ऑफ बंगाल में डच फोर्सेस ने रख लिए थे। अब इस चीज़ का रिटेलिएशन कब हुआ? तो बैटल ऑफ हुगली में हुआ, जब आपका ब्रिटिश ने डच को हरा दिया। ठीक है, तो सोचो कितना पुराना ग्रज भी इंसान रखते हैं। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट गोल्डन फरमान वॉज इशूड टू इंग्लिश इंडिया कंपनी बाय फर्रुखशियार, शाह शुजा, अब्दुल्ला
कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा या औरंगजेब? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा। तो बेसिकली क्या है ना कि इंग्लिश का जो पोजीशन था ना, कंपनी का पोजीशन था, वो गोल्डन फरमान से बढ़ा, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन ये पहला गोल्डन फरमान कौन सा दिया? एक तो फारुखशियार वाला है जो 1717 में दिया गया, लेकिन जो पहला गोल्डन फरमान था वो 1632 में अब्दुल्ला कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा ने आपको दिया था कि आप 500 पगोराज मुझे दो और मैं आप क्या करो, इंग्लिश को बोला कि आप ट्रेड करो फ्रीली। 500 पगोराज अ ईयर के बेसिस पे उनको पूरे साल आराम से ट्रेड करना है इन पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। ओके, चलें। Okay, so question number 6. Who was considered as the father of subsidiary alliance in India? Lord Wellesley, Lord Hastings, Lord Cornwallis या फ्रांसिस डुप्लेक्स? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फ्रांसिस डुप्लेक्स। तो बेसिकली जो डुप्लेक्स थे ना, देखिए वेलेस्ली ने लाया, ठीक है, बट ये डुप्लेक्स वॉज ओरिजिनली ही इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो आपका इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, बस इतना में ये है। चले, हु एस्टेब्लिश द फ्रेंच फैक्ट्री इन सूरत इन 1667? कॉलबर्ट, कैरन, गोडेहन या मर्शरा? अब इसमें क्या है कि देखिए इसका आंसर सिंपल क्या है, थोड़ा टफ रहेगा इसलिए मैं बता देती हूँ। ऑप्शन बी कैरन। तो बेसिकली जो कैरन थे, अब इनका क्या था ना कि इन्होंने एक एक्सपेडिशन किया, अब इन्होंने फैक्ट्री सेट किया एट सूरत, ठीक है। अब इसमें क्या था कि मरकरा जो थे ये इनके साथ आए, कैरन के साथ आए थे और वो मसूलीपट्टनम में, तो मरकरा जो थे वो मसूलीपट्टनम में उन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया था फ्रेंच का, ठीक है। और वो कब किए थे? वो 1669 में किए थे और ये कब हुआ था? 1667 में हुआ था, ठीक है। और ये कब यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री जो सेटअप किया था उनको पहले पेटेंट लेना पड़ा था। पेटेंट किससे लेना पड़ा था? फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब उसी साल आपका 1673 अगर बात करें तो हमारा उसमें उस ईयर में क्या हुआ ना कि फ्रेंच ने ऑब्टेन क्या किया परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान, मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल थे, ताकि वो चंद्रनगर के पास इस्टेब्लिश कर पाए। तो 1673 में अगर ऐसे करते हैं तो 1673 में उनका कैलकाटा के पास हुआ, जब उनको शाइस्ता खान से, जो कि मुगल सूबेदार थे बंगाल के, वहाँ से उनको ये मिला आपका ऑब्टेन किए परमिशन को, ठीक है। तो व्हाट वाज मकतब्स? कॉइनेज ऑफ दक्कन किंगडम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ड्यूरिंग मिडेवल एरा, एजुकेशन सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम? तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली जो मकतब्स था ना, देखिए 18th सेंचुरी का जो एजुकेशन था वो ट्रेडिशनल था, ठीक है। तो जो उसका नॉलेज जो भी उस समय प्रदान किया जा रहा था, दिया जा रहा था, वो किससे रिलेटेड था? लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी और लॉजिक से, ठीक है। उसमें आपका फिजिकल और नेचुरल साइंसेस को नहीं इंक्लूड किया गया था। इनफैक्ट वहाँ पे इतना ज़्यादा ओवर रिलायंस था एंशिएंट लर्निंग पे कि कोई भी अगर आप सच्चा सोचे ना कि अच्छा यहाँ पे जो सूर्य है वो तो स्थिर है, लेकिन आपका अर्थ घूम रहा है, या फिर ऐसा हम लोग वॉयज करते हैं, या फिर ऐसा पानी का ऐसा कंपोनेंट्स हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग क्यों क्या, ये वाला क्वेश्चन जो होता था ना उसको ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता था, ठीक है। जो एंशिएंट लर्निंग मिल रहा है वो उसको कंटिन्यू किया जाता था। इसीलिए जो आपका क्या हुआ, तो इसके लिए आपका एलिमेंट्री एजुकेशन को जो आपका जो हिंदू और मुस्लिम का था वो तो वाइड स्प्रेड था, और हिंदू और मुस्लिम के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बोलते थे पाठशाला और मकतब्स। तो पाठशाला किसके लिए हो गया? हिंदूज़ के लिए, और मकतब्स किसके लिए है? आपका मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। और एजुकेशन किससे कितने तक सीमित था? तो रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। इनफैक्ट आपका बहुत जो लोअर कास्ट के लोग थे वो भी कभी कभी स्कूल चले जाते थे, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन वाज रियली नॉट वेरी कॉमन। ओके, सो ओके। आउटब्रेक ऑफ अगस्त रिवॉल्यूशन 1942 हैपेंड ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ, वो उस समय जो अगस्त रिवॉल्यूशन हुआ उसमें कौन वाइसरॉय थे? लॉर्ड वेवल, लेलिंगडो, वेलिंगडन या इरविन? अब आप ये बताएं। तो देखिए इसमें क्या होगा ना, इसका आंसर सिंपल क्या होगा? लिलिंगडो। तो बेसिकली जो
अगस्त रिवॉल्यूशन हुआ 1942 में हुआ, ठीक है, ये 1942 में हुआ। और जो लिलिंगदो थे ना, लिलिंगदो, इनका टाइम पीरियड क्या था? तो इनका टाइम पीरियड था 1936 से 43। बहुत अच्छे समय पे ये नहीं रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आपका 1942 का अगस्त रिवॉल्यूशन हुआ, उसके अलावा आपका इतना सारा जापानीज़ रिवोल्ट वगैरह जो भी हो रहा था ना, हमारा सारा मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेयर हैपनिंग ड्यूरिंग लिलिंगदो टाइम। ही ट्राइड कि इंडिया जो है पार्टिसिपेट करे वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन हम लोग इसमें इनको नहीं करना चाहते जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। ओके, सो इसलिए आपको ये याद रखना होगा। चलिए, विच इज़ नॉट अ फैक्टर फॉर सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी, सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम, स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, ब्रिटिश नेशनलिस्ट प्राइड। इसमें कौन सा है जो कि फैक्टर नहीं है? ओके, तो अब आप ये समझें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सक्सेस ऑफ ब्रिटिश किस लिए नहीं हुआ? स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। देखिए, ये जो थे ना आपके, इनका क्रिश्चियनिटी को इतना स्प्रेड करने का आपका नहीं था, ठीक है, उसके कारण सक्सेस नहीं हुआ था कि सब लोग क्रिश्चियनिटी। इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया 1813 चार्टर एक्ट में। इन्होंने 1 लाख रुपए भी दिए कि आप एजुकेट करो सबको और आप आगे बढ़ाओ क्रिश्चियनिटी को और प्रमोट करो, लेकिन इसके कारण ब्रिटिश का सक्सेस नहीं हुआ। उनका क्यों हुआ? क्योंकि बेटर मिलिट्री सर्विस था और सैलरी वगैरह सब कुछ था, तो उससे, ठीक है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? 20 जून 1757, 21 जून, 22 जून, 23 जून। इसका क्या आंसर होगा? 23 जून, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, इसका कोई और ट्रिक नहीं है। इसमें कौन कौन लड़े थे आपस में वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करके बताएं कि आपका उसमें किसका किसका बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन आपस में भिड़े थे। ओके, चलें, उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो क्लाइव वॉज फोर रनर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सेड बाई GB मैलिसन, पर्सिवल स्पेयर, रीड या जे सिली। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बेसिकली देखिए, क्लाइव जो थे ना हमारे, वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे। ओके, और ये आपका ये कहा गया था पर्सिवल स्पेयर के द्वारा। इसलिए उन्होंने बोला कि क्लाइव वॉज नॉट अ फाउंडर बट अ हार्विंजर ऑफ फ्यूचर, ही वॉज नॉट अ प्लानर ऑफ एम्पायर बट एन एक्सपेरिमेंटर हु रिवील्ड समथिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी। मतलब कि आपका क्लाइव जो कर रहे थे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में, वो ब्रिटिश एम्पायर को जो उनका जो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए he did something that was unimaginable. He was not a founder, he was rather an experimenter. वो बहुत सारी चीज़ों को कर करके कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश का पाँव मजबूत हो इंडिया में, ठीक है। अब इसमें देखें तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद बिटवीन क्लाइव एंड शाह आलम II. Shah Alam II resided in Allahabad under company protection, issued Farman granting Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to East India Company in lieu of an annual payment of 26 lakhs, rupees 50 lakhs to EIC as war indemnity and a provision of 53 lakh to the company in return for nijamat function of said provinces. इसका कौन कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा आपका स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4। कौन सा सही है आपका? इनकरेक्ट आपको देखना है ना, तो इसका क्या होगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है 50 lakhs टू EIC एज वॉर इंडेमनिटी, ये आपका नहीं था। तो बेसिकली क्या था ना कि देखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव ने 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ को ये किया था, कंफर्म किया था इलाहाबाद में। वो एक था नवाब ऑफ अवध के साथ और एक था मुगल एम्पायर शाह आलम II के साथ। तो नवाब शुजा-उद-दौला जो थे ना आपके, शुजा-उद-दौला का कहना था कि हम 50 लाख आपको इंडेमनिटी में देंगे, शाह आलम का नहीं कहना था। तो दिस वॉज, ये जो आपका मैं यहाँ पे लिखती हूँ 50 लाख एज वॉर इंडेमनिटी, ये आपका बाय शुजा-उद-दौला था, शुजा-उद-दौला था, नॉट बाय शाह आलम। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। Which one of the following location did Tipu Sultan not send emissaries as per the allegation and charge sheet filed by Lord Wellesley? Option A, Isle of France, B, Arabia, C, Afghanistan, D, China. So answer will be D, China. क्योंकि यहाँ पे टीपू सुल्तान ने कोई मिशनरीज को नहीं भेजा था, ठीक है। बाकी सारी जगह वो लोग उन्होंने कोशिश की थी, सबको भेजा था, और ताकि वो अपना
और स्ट्रॉन्ग होल्ड कर पाएँ, ठीक है, मैसूर का आपका रूल को। तो आपके टीपू सुल्तान का जो था ना फ्रेंच के साथ बहुत अच्छा संबंध था, वो तो ठीक है। अफ़गानिस्तान में भी वो आपका वेस्ट की तरफ उनको उन्होंने भेजा था, चाइना की तरफ नहीं भेजा था, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर्स ऑफ पंजाब आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर? हेनरी लॉरेंस, चार्ल्स नेपियर, जॉन लॉरेंस, ये चार्ल्स मैंसल, ये कौन थे आपको इसमें से जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब बने थे कब? आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो बेसिकली क्या है ना इसका कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद आपके बने हैं हमारे जॉन लॉरेंस, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट कीजिए कि ये जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था ये कब हुआ था, और क्या आपको इस पर एक अलग से वीडियो पूरा चाहिए कि जो रीजनल पावर्स के साथ ब्रिटिश ने कॉन्कर किया था, ओके। Who were the last Maratha rulers to accept subsidiary alliance? गायकवाड्स, होलकर्स, पेशवा या सिंधिया? इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर है होलकर, ठीक है। अब देखिए जो इंडियन प्रिंस थे ना जो कि एक्सेप्ट किए सब्सिडरी अलायंस, वो आपके निजाम ऑफ हैदराबाद थे जो कि 1798 में 1800 में कर लिया था उन्होंने। मैसूर के भी कर लिए थे 1799 में जब फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर हुआ आपका, और उसके बाद रूलर ऑफ तंजौर भी कर चुके थे। लेकिन इसमें जो होलकर्स थे ना वो लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन थे, ठीक है, बस इतना याद रखना है हमें। उसके बाद ट्रीटी ऑफ यान दाबो इज रिलेटेड टू विच वॉर? फर्स्ट एंग्लो भूटान वॉर, सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर, फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर या फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर? इसमें कौन सा होगा? तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। तो बेसिकली क्या है ना कि ये कब हुआ था? एंग्लो बर्मा वॉर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका हुआ था 1824 से 26, ये आपका फर्स्ट वाला का मैं बात कर रही हूँ, ओके। और ये क्यों हुआ था? तो देखिए बर्मीज जो थे ना वो एक्सपेंड करे थे वेस्टवर्ड, इधर आ रहे थे इंडिया की तरफ, और वो एरकन और मणिपुर को वो कर चुके थे ऑक्यूपाई, और साथ ही साथ वो लोग असम को भी करने वाले थे। अब इसके कारण क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र वैली में हमेशा लड़ाई होने लगा बंगाल और बर्मा के बीच में, क्योंकि अब 19th सेंचुरी का डिकेट्स बहुत जल्दी चल रहा था और बर्मा को चाहिए था कि हम लोग पूरे वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को ऑक्यूपाई करें। अब इसके लिए ब्रिटिश ने फोर्सेस भेजे और रंगून को ऑक्यूपाई कर लिया 1824 में, और साथ ही साथ वो 72 किलोमीटर तक पहुंच गए थे कैपिटल के, ठीक है। लास्ट में 1826 में पीस हुआ, और ये कौन सा था? यान दाबो, ट्रीटी ऑफ यान दाबो, किसके साथ? बर्मा के साथ। कब? 1826 में। दैट्स इट। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व इज रिलेटेड टू लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड या जॉन लॉरेंस? इसका क्या आंसर होगा? लॉर्ड लिटन। सो बेसिकली इनका क्या था ना कि ये लिटन जो थे एक नॉमिनी थे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के, ठीक है। और ये बने वाइसरॉय कब बने लिटन? देखिए अगर लिटन का बोला जाए तो ये वाइसरॉय कब बने? 1876 में, ओके। एंड इनका क्या था कि इन्होंने प्राउड रिजर्व का कॉन्सेप्ट रखा। क्यों रखा? क्योंकि इनका था ना कि हम लोग हर जगह कुछ फ्रंटियर्स को ऐसे रखते हैं ताकि वो सेफ गार्ड का प्लेस करे। जैसे कि अफ़गानिस्तान को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसा करो कि उस एरिया को, सिंध वाले एरिया को आप प्राउड रिजर्व के रूप में रहने दो, उनसे आप अफ़गानिस्तान को रहने दो, ठीक है, क्योंकि आप उससे आप वेस्टर्न इन्वेजन्स जो भी होंगे उसको काउंटर कर पाओगे आप, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज़। चलें अब, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट आदिवासी लीडर टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश? ताना भगत, जात्रा उरांव, तिलका मांझी या सिद्धू मुर्मू? इसका क्या आंसर होगा? तिलका मांझी। सो बेसिकली क्या था ना कि ब्रिटिश ने बहुत सारे अपोजिशन फेस किए थे संथाल परगना में, और उस समय उनका जो हेड था संथाल परगना के वो थे आपके तिलका मांझी, जिनका असली नाम जो था वो था जबड़ा पहाड़िया, ठीक है। अब तिलका जो थे वो अगेंस्ट थे इस ये बात के कि ये होना चाहिए आपका डिवाइड एंड रूल होना चाहिए। इनफैक्ट तिलका मांझी का ये रेपुटेशन था कि वो क्या करते थे कि पहाड़ों में चले जाते थे, ठीक है, और नीचे बस इसीलिए आते थे कि वो बोट्स को हमला कर सकें ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। और साथ ही साथ वो रॉबिन हुड के तरह भी उनका रेपुटेशन था, क्योंकि वो क्या करते थे ना कि साथ में लूटते थे किसको?
अमीरों को विद द पुअर, मतलब गरीबों का पूरा झुंड ले लेते थे और अमीरों को लूटते थे और साथ में गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। ठीक है, तो इसके कारण बहुत सारा इनकाउंटर्स हुआ तेराई रीजन में बिटवीन तिलका मांझी एंड उनके फॉलोअर्स में। ठीक है, चलिए तो फिल इन द ब्लैंक्स। तात्या भील जो थे एक ट्राइबल लीडर थे, वॉज पॉपुलरली नोन एज मसीहा, सिंह वोंगा, इंडियन रॉबिनहुड या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। कौन सा होगा आपका इसमें? इसका आंसर है इंडियन रॉबिनहुड। सो बेसिकली जो भील्स थे ना आपके, जो अभी सेंट्रल प्रोविंस उस समय कहते थे, अभी मध्य प्रदेश कहते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ कि जब आप क्यों मुझे इतने वहाँ, ऐसे भी अभी भी आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत जंगल है। ठीक है, तो जो भील प्रजाति के लोग थे उनको गुस्सा था कि आप क्यों मुझे डिस्प्लेस कर रहे हो। ठीक है, और क्यों कर रहे थे वो लोग? तो रेलवे ट्रैक्स बिछाना था, इसलिए वो लोग भील्स को हटा रहे थे। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ क्या हुआ, जो कबीनी पटीदार्स थे जो गुजरात और मध्य प्रदेश के थे, वो वहाँ पे सेटल हो रहे थे। ठीक है, जो कि एरिया था भील्स का। और वो क्यों सेटल हो रहे थे? क्योंकि वहाँ से उनको लैंड रेवेन्यू जनरेट करना था। इसीलिए तात्या भील जो हैं, जिनको इंडियन रॉबिनहुड भी कहते हैं, आपको वो आए और उन्होंने आर्म स्ट्रगल की अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर सेवरल ईयर्स। कब से? 1878 ऑनवर्ड्स। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ओके, और पूरा लूट लिए ट्रेजरीज वहाँ के जो ब्रिटिश उस समय थे। और फिर कहा जाता है कि वो लूट के क्या करते थे, गरीबों में बांट देते थे। ठीक है, और इनफैक्ट लोग उनको मामा कहते थे। मामा हमें कहते हैं कि माँ के भाई को मामा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम मामा भी बोला जाता था। ओके, फाइनली वो लोग अरेस्ट हो गए थे और 1889 में उनका डेथ कर दिया गया था बाय ब्रिटिश। ओके, द मेन कॉज ऑफ मारिया रिबेलियन वॉज परमानेंट सेटलमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिकोस, ब्रिटिश डिफेक्टिव पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंटरफेरेंस इन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। कौन सा था? तो मारिया का रिबेलियन का जो मेन कॉज था वो इंटरफेरेंस इन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन था। देखिए, जो जनजाति होती है ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका कस्टम्स। ठीक है, उनके जो ट्रेडिशन होते हैं उनको वो कंजर्व रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जो मारिया ट्राइब थी, अगर मैं देखूँ, ये इसका नहीं है, तो मारिया ट्राइब अगर मैं देखती हूँ तो इसके लिए हम लोग, आप कहाँ रहते थे? वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में उन्होंने रिबेलियन किया था। ओके, और ये कब से कब तक किया था? 1842 से लेके 1863। और इसका मेन कारण क्या था? तो मेन कारण उनका था कि एंग्लो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना, वो चाह रही थी कि ह्यूमन जो सेक्रीफाइस हो रहा था उसको ख़त्म करने का। ठीक है, वो लोग बेसिकली इंसान की बलि देते थे भगवान को खुश करने के लिए, धरती माँ को खुश करने के लिए, भूदेवी को खुश करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश और मराठाज ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो क्या करते थे कि एंटर कर जाते थे टेम्पल्स में, ट्राइबल के टेम्पल्स में, और वहाँ का जो सेक्रेड एटमोसफियर था उसको मतलब वो पॉल्यूट कर देते थे। मारिया ट्राइब का ऐसा कहना था, इसीलिए मारिया रिबेलियन हुआ। ओके, चलिए मैंने डेट भी बता दिया, एरिया भी बता दिया, अब इतना हो गया। चलिए, विच ट्राइबल लीडर कंडक्टेड सत्याग्रह इवन बिफोर महात्मा गांधी? जात्रा भगत, जात्रा उड़ाव, ताना भगत या तलकल चांतू? तो इनका आंसर क्या है? ताना भगत। अब ये देखिए, ताना भगत ना आपका काफ़ी ज़्यादा वो शांत किस्म के थे और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग को नॉन वायलेंस करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो सत्याग्रह बहुत पहले से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इनफैक्ट उनका जो ताना भगत का जो सत्याग्रह है वो सिद्धू और कान्हू बिरसा मुंडा ये सबसे काफ़ी अलग था। और 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम ताना भगत को भी कांग्रेस में ले आया गया था। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, हु सेड दिस अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये किसके द्वारा कहा गया था? टी.आर. होम्स के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली जो आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने बोला, मैं यहाँ पे अगर लिख देती हूँ, आर.सी. मजूमदार एंड डॉक्टर एस.एन. सेन बोले कि ये जो 57 का लड़ाई था ना, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवोल्ट नहीं है। साथ ही साथ ये जो एरिक स्ट्रोक्स हैं, उनका कहना था कि ये जो लड़ाई हुआ है ना वो एलिटिस्ट इन कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व थे ज़्यादातर जमींदार्स वगैरह थे। ठीक है, जहाँ तक आपका लॉरेंस का बात है तो वो बोले कि बस ये कुछ सिपाही का म्यूटिनी था, जो कि आप इंडिपेंडेंस इसको नहीं कह सकते हो। ठीक है, और आउटराम का जेम्स आउटराम का कहना था कि ये एक मोहम्मदन कंस्पिरेसी है जिसमें हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को यूज़ किया गया है। ठीक है,
The sepoy in fact was a peasant in uniform whose consciousness was not diverse from that of the rural population. The army voiced grievance other than its own and the movement spread beyond the army. Who said this? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? बिपिन चंद्र, एस गोयल, बी एल ग्रोवर या एस एन सेन? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका एस गोपाल. सो बेसिकली इसका क्या था ना कि ब्रिटिश इंडियन सिपोइज को क्या किया गया था. देखिए इसका कहने का मतलब है ना कि जो सिपोइज थे, जो आर्मी थी, वो भी आपकी बेसिकली वैसे ही सफ़र कर रही थी जैसे आम किसान कर रहे थे, जिनका कॉन्शियसनेस जो था वो आपका रूरल पॉपुलेशन से अलग नहीं था. ठीक है, आर्मी अपना ग्रीवांस को वॉइस की एंड द मूवमेंट स्प्रेड बियॉन्ड द आर्मी. बस इसी के कारण 1857 का लड़ाई हुआ. दैट्स इट. और ये बात किसके द्वारा कही गई थी? एस गोपाल. फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज पंडित रामाबाई, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले एंड रामाबाई रनाडे. ये किसके द्वारा किया गया था? सावित्रीबाई फूले. और ये आपका अपने साथ साथ इनके साथ ट्रेनीज भी थी, वो थी फातिमा शेख एंड और उसके साथ साथ इनके साथ एक और ट्रेनी थी जो कि थी संगू बाई. ठीक है, और ये आपकी ट्रेनीज थी, ट्रेनीज ऑफ सावित्रीबाई फूले. ठीक है, और ये जो संगुना बाई है ना, संगुना बाई, ये आपकी जो ज्योतिराव फूले हैं ना, उनकी आंट थी, उनकी चाची थी. ओके. हु फाउंडेड भारत स्त्री महामंडल? कॉर्नेलिया सरोजी, सरला देवी चौधरानी, रामाबाई रनाडे एंड पंडित रामाबाई. ये किसके द्वारा होगा? तो सरला देवी चौधरानी के अंडर था. ठीक है आपका. अब वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो था ना, वो 1910 में बेसिकली सरला देवी चौधरानी ने इसको पहला मीटिंग बुलाया था भारत स्त्री महामंडल का. और ये कहाँ बुलाया गया था? तो ये इलाहाबाद में बुलाया गया था. और इसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक औरत के द्वारा सेटअप किया गया. और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो पर्दा सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बढ़ाओ. और अगर हम लोग के लिए अगर औरतों को लड़ना है तो औरतों को लड़ना चाहिए, औरतों के लिए औरतों को लड़ना चाहिए. अगर मर्द आपके लिए लड़ेंगे तो ये तो फिर वही हो गया कि हम लोग मनुस्मृति के में एक आपका मेल मेंबर ने आपको कुछ बोला, उसको हम लोग फॉलो किए. तो यही सेम चीज़ अभी भी हो जाएगा अगर हम लोग उनके नेतृत्व में उनको लड़ने देंगे. ठीक है, अब अगर आपको लड़ना है तो आप आगे आइए. ठीक है. हु कॉइन्ड द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड? सहादरन अयप्पन, ईवी रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी या श्री नारायण गुरु? इसका क्या आंसर होगा? श्री नारायण गुरु. सो बेसिकली 1920 में क्या हुआ था ना कि नॉन ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और वो आपके थे ईवी रामास्वामी नायकर. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा लाया गया था, तो वो लाया गया था ईवी रामा स्वामी नायकर के द्वारा. ओके. अब क्या हुआ, लेकिन अलग अलग मूवमेंट्स थे, उसी में से एक थे श्री नारायण गुरु, जिनका कहना था कि भाई जो आपका कोई भी रिलीजन नहीं है, कोई भी कास्ट नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है, इंसानियत जो है सबसे ऊपर होती है. ठीक है, तो ऐसा. फिल इन द ब्लैंक. India's first newspaper was published by James Augustus Hickey in 1780 अंडर. तो जेम्स अगस्टस हिके के अंदर जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ उसको क्या बोलते हैं? कैलकाटा जनरल एडवाइज़र, कैलकाटा क्रॉनिकल, द बंगाल जर्नल या बॉम्बे हेरल्ड? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइज़र. सो बेसिकली 1780 में ये वाला जो बंगाल गैजेट का ही दूसरा नाम है कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइज़र. देखिए बंगाल गैजेट आप सब लोग जानते हैं कि बंगाल गैजेट बाय अगस्टस हिकी. ओके, 1780. लेकिन उसका दूसरा जो नाम है वो कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइज़र है. ये अब आप जान चुके हैं अभी और इसी वक्त. सो कहीं पे लिख लीजिए उसको. ठीक है. हु इज़ नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स? विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या चार्ल्स मेटकाफे? किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका चार्ल्स मेटकाफे. अब इसमें क्या हुआ ना कि इन्होंने ये चार्ल्स मेटकाफे का अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो चार्ल्स मेटकाफे जो थे
ये कब कब थे आपके, तो ये 1835 से लेकिन 36 तक वो गवर्नर जनरल एक्टिंग रहे, मतलब उस समय गवर्नर जनरल कोई और होने थे लेकिन टेम्पररी उनको बना दिया गया। अब उसमें उन्होंने एक लिबरल अप्रोच लिया टुवर्ड्स द इंडियन प्रेस, और जो लाइसेंस रूल 1825 में लाया गया था ना, जिसके अंदर अगर आप बिना लाइसेंस के कोई भी पब्लिश करते हैं तो आपका जब्त हो जाता है, वो सारा चीज़ हटा दिया गया, मतलब उसमें बहुत ढिलाई दी गई। इसीलिए लिबरेटर किसको कहेंगे, मेट काफ। मेट गाला तो अभी सुनते होंगे ना, मेट गाला। तो मेट गाला में क्या होता है, लोग जाते हैं वहाँ पे, प्रेस वगैरह लोग फोटो खींचते हैं, तो वैसे ही आप याद रखिएगा मेट काफ। ओके, मेट काफ, दोनों में प्रेस प्रेस है, तो मेट काफ ने लिबरेटर ऑफ प्रेस का काम किया। ओके, चलिए असर्सन रीजन का अगर मैं बात करती हूँ तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री हु वॉज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। और इसका रीजन क्या था, क्योंकि ये ही एक्यूज्ड अ जज ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट ऑफ हंटिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है, ए सही है या बी सही है, अब आप ये बताएं। तो इसका एक्चुअली में आंसर इज ए, ठीक है, दोनों सही है। एंड उनको अरेस्ट ही किया गया था क्योंकि उन्होंने कैलकाटा हाई कोर्ट को रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए एक्यूज़ किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 रिपील्ड, 1881, 1891, 1899 या 1911? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? तो बेसिकली क्या देखिए, आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या सही था, कितना सही था, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रेस एक्ट के बारे में समझ लें तो 1878 का जो प्रेस एक्ट था ना, 1878 का प्रेस एक्ट जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और उनका क्या काम था इसमें, क्यों, ताकि हमारा जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, कंट्रोल वॉज इंक्रीमेंटेड। ओके, तो कुछ भी अगर सेडिशियस आप कुछ लिख भी देते हो ना तो आपको अरेस्ट हो जाएगा। ओके, और ये चीज़ सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के लिए था। ओके, लेकिन फाइनली ये जब रिपेन आए तो रिपील्ड कब हुआ, बाय रिपेन, लॉर्ड रिपन। और ये लॉर्ड रिपन किस साल में इन्होंने ये किया था, रिपेल किया था 1881 में, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्टेड द होल कंट्री इनटू अ प्रिजन एंड वी ऑल आर प्रिजनर्स, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया था आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, J.A. हिकी, बाल गंगाधर तिलक या R.C. दत्त। तो ये आपका बोला गया था बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। सो बेसिकली इसलिए बोला गया था ना क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया जा रहा था, हम लोग को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता, हमारे बातों को कोई सुन नहीं रहा था। तो वही बोले बाल गंगाधर तिलक जी कि आप, हमारा जो देश है ना वो एक जेल में कन्वर्ट हो गया और हम सब कैदी हो चुके हैं, ठीक है। चलें, ये संस्कृत कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बनारस इन विच ईयर, 1781, 87, 91 या 97? तो जो संस्कृत कॉलेज है ना आपका किसके द्वारा ये किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, जॉनथन डंकन के कारण। और ये कब हुआ था, 1791 में। ओके, चलें 34, द स्टेटमेंट इंग्लिश इज द बेस्ट मीडियम फॉर टीचिंग वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर इज फ्रॉम विच सोर्स, चार्टर एक्ट 1813, लॉर्ड मैकले मेमोरेंडम 1835, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 या गवर्नमेंट्स प्रपोजल ऑन एजुकेशन 1913? कौन सा होगा इसका? तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकलेस का मेमोरेंडम जो 1835 का हुआ था ना। तो बेसिकली क्या हुआ था कि एक जनरल कमेटी बनाया गया था, किस पर बनाया गया था, पब्लिक एजुकेशन पे, ठीक है। और वो क्यों किया गया था, ताकि एजुकेशन सिस्टम को हम लोग एक नया एजुकेशन सिस्टम, अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाएं। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम किसके फेवर में था? तो देखिए बेसिकली दो टाइप के आइडियोलॉजीज होते थे। एक तो होते थे ओरिएंटलिस्ट होते थे जो कि कहते थे कि भाई इंडियन लैंग्वेजेस के आपको ट्रेडिशनल को आगे बढ़ाना चाहिए, और एक थे एंग्लिसिस्ट जो कि आपको कहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब इसी में लॉर्ड मैकले के द्वारा 1835 में बोला गया था कि हमें इंग्लिश को बढ़ाना चाहिए, और उसी के लिए उन्होंने ये वर्ड्स को यूज़ किया था कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर टीचिंग वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर, ठीक है। और ये डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया गया था। इनको कहना था ना कि कुछ सेक्शन को आप इंग्लिश पढ़ा दो, ठीक है, और मतलब नॉलेज दे दो, और वो जो है वो धीरे धीरे मासेस तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1835 मैकलेस मिनट स्पीच को कहते हैं। ओके, चलिए, व्हेन वाज द हार्टॉग कमेटी रिलेटेड टू एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड,
1909, 1919, 1929 या 1935? ये कब होगा? तो बेसिकली इसका क्या आंसर है? 1929। ओके, तो बेसिक क्या हुआ था ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, सेकंड और थर्ड मतलब 1910 से 1920 तक बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़े थे, लेकिन जो लेवल था, जो क्वालिटी था, वो डिक्लाइन हो गया था। तो हार्टोग कमेटी का बोलना था कि आप, हार्टोग कमेटी को किया ही गया था कॉन्स्टिट्यूट कि आप ये बताएं कि हमको एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो साइमन कमीशन के द्वारा बोला गया था कि हार्टोग कमेटी बनेगी ऑन एजुकेशन। कब? 1929 में। ओके, व्हेन वाज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म्ड? 1852, 1870, 1878 एंड 1885। इसका आंसर होगा 1885। अब देखिए क्या हुआ ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो बनाया गया 1885 में, और इसका जो क्रेडिट गया वो किसको गया? बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलांग। ओके, तो वो आपको याद रखना चाहिए। एट विच प्लेस डिड द इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन 28 to 30 दिसंबर 1883? तो 1883 को इंडियन एसोसिएशन ने कहाँ पे अपना ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था? बॉम्बे, कैलकाटा, पुणे या फिर मद्रास? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर होगा कैलकाटा में। तो सबसे पहले 1883 में उन्होंने कैलकाटा में ये किया था, और वहाँ पे 100 लोगों से भी ज़्यादा लोग आए थे यहाँ पे। ठीक है, चलिए। द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851 वॉज द रिजल्ट। जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, देखिए अब इससे आपका ये क्वेश्चन जो है, इससे आपको ऑप्शन से भी और क्वेश्चन से भी हमें इन्फॉर्मेशन लेना है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बना? 1851 में। और ये किस दो मर्जर मतलब कौन कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हुए थे तब ये बना था? तो वो मर्ज हुए थे आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, चलें। इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं सेंचुरी में, वेरियस राइटर्स हेल्प्ड इन नेशनल अवेकनिंग थ्रू देयर लिटरेचर। वन ऑफ देम वॉज लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ। ही वॉज अ राइटर ऑफ विच लैंग्वेज? असमीज, बंगाली, हिंदी या मराठी? तो आप ये बताएं। तो बेसिकली अगर बोला जाए कि लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ, इस क्वेश्चन का अगर मैं शॉर्ट में बोलती हूँ तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, असमीज। अब आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885? वाइसरॉय कौन थे? लिटन थे, रिपन थे, मायो थे, डफरिन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे उस समय। और हम लोग इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 41 पे बढ़ते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट आर एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे इम्प्लीमेंटेड देयर पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोन्स्ट्रेशन। और वो उनका कहना था कि लॉ के अंदर हम लोग को नॉन वायलेंस को और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोन्स्ट्रेशन को करना चाहिए। रीज़न क्या था? क्योंकि वो जो लिबरल्स थे, जो मॉडरेटर्स थे, उनका बिलीव था कि ब्रिटिश जो हैं वो एजुकेट करना चाहते हैं इंडियंस को, और उनको पता नहीं है कि इंडियंस के एक्चुअली इशू क्या है। तो अगर हम लोग प्रेयर पिटीशन से उनको इशू समझाते हैं ना, तो ब्रिटिशर्स आर गुड, दे विल वर्क फॉर अस एंड आर अपलिफ्टमेंट। तो क्या ये जो आंसर्स है, असर्शन एंड रीजन, दोनों सेम है, सही है? यस, दोनों सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 42, द कांग्रेस इज स्टैगरिंग टुवर्ड्स इट्स डाउनफॉल एंड आई विश टू हेल्प इन इट्स पीसफुल डेथ। ये किसका स्टेटमेंट था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंडसोन, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड मिंटो 2। देखिए, मिंटो 1 भी आए थे, मिंटो 2 भी आए थे आपके। ठीक है, अब इसमें आपको क्या आंसर होगा? देखिए, थोड़ा सा सोचना होता है इसका क्या आंसर होगा। तो इसका होगा आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ओके, चलिए। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन ऐसा क्यों बोले थे? क्योंकि ये 1905 का है, और यहाँ पे बस वो बता रहे थे कि कांग्रेस आपका हारने वाला है, वो कोई अच्छा कांग्रेस इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो कि इंडिया को नेशनलिज्म में आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स space on the basis of appropriate word given in the option. The British Committee of Indian National Congress was established in London in which year? देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में PYQ में आ चुका है, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिपीटेड वेरी फ्रिक्वेंटली। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए अच्छे से। 1885, 1889, 1894 या 1899? अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है 1889 में ब्रिटिश कमीटी बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
ठीक है। और इसके लिए कौन से लीडर थे जिन्होंने बहुत एफर्ट डाला था, तो वो थे दादा भाई नारोजी। और वो इनफैक्ट इंग्लैंड गए थे ताकि हम लोग इसी के थ्रू पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें। और उनका सोचना था कि अगर ब्रिटिश को कांटेक्ट हो गया आपका इंटरेस्ट में, तो फिर वो हमारे हेल्प के लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस अ कांग्रेस सेशन? कदम्बनी गांगुली, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या सावित्री बाई फुले? तो इसका क्या आंसर होगा? कदम्बनी गांगुली। वेरी गुड। तो अब इसका क्या होगा कि 1890 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था, लेकिन ये इन्होंने प्रिजाइड नहीं किया। प्रिजाइड करने वाली पहले थी एनी बेसेंट, पहली इंडियन थी सरोजनी नायडू, लेकिन एड्रेस किया था और ये एक ग्रेजुएट थी उस समय, जो कि बहुत बड़ी और गर्व की बात होती है। तो कदम्बनी गांगुली किस ईयर में हुआ था ये? 1890, 1890 में। ओके, चलिए अब इसमें असर्शन रीजन है, तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि इन द लिबरल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट द मास बेस ऑफ द कांग्रेस वाज लिमिटेड, ठीक है। एंड द रीजन क्या था कि क्योंकि जो मेन रीजन वाज दैट द अर्ली नेशनलिस्ट वे आर नॉट वेरी ट्रस्टिंग ऑफ द कॉमन पीपल। अब इसमें मैं हिंदी में समझा दूं तो कह रहे थे कि जो स्टार्टिंग में जो मॉडरेट का फेज था ना 1885 से 1905 तक, उसमें मासेस का रोल बहुत लिमिटेड था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो मासेस पे ट्रस्ट नहीं था लीडर्स को ज़्यादा। तो क्या ये सही होगा? यस, एक्चुअली ये सही है। और ये ट्रस्ट हमें किसने दिलाया? हमारे गांधी जी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द अर्ली नेशनलिस्ट अप्रोच? होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, giving political education to Indians, ending India's political relation with Britain, and creating public opinion in favor of India। कौन सा कैन नॉट? हमेशा नॉट, नाउ, एक्सट्रीम, जो ये सारे वर्ड्स है ना, वो उसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो कैन नॉट लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? एंडिंग इंडियाज पॉलिटिकल रिलेशन विथ ब्रिटेन, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ब्रिटेन से हमारे अच्छे रिश्ते रहे ना, तो वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। ब्रिटिश लोग खराब नहीं है, बस उनको ज्ञान थोड़े कम है। सो अर्ली नेशनलिस्ट अप्रोच ऐसा ही था। चलिए, आप लोग को कैसा लग रहा है ये सेशन? आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। चलिए, हु प्रोपाउंडेड द लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त या बाल गंगाधर तिलक? इसका क्या आंसर होगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इनका कहना था ना कि ये जो कांग्रेस जो बन रहा है, उसको बनाने में हमने एओ ह्यूम का हेल्प लिया, तो वो एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में काम करेगा हमारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को आगे बढ़ाने में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले एक आपके क्या थे? एक मॉडरेट थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन आपको बता रही हूँ और ये आप याद रखेंगे, और ये यूपीएससी का प्रीवाईक्यू है, सो इट्स नॉट अ जोक। चलें, विच वाइसरॉय एड्रेस्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेटर्स? किसने बोला था ये बात? तो ये बात बोला गया था लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंडसोन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड कर्जन। तो इनका ये किसका द्वारा बोला गया था? डफरिन के द्वारा, क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं था कि मॉडरेट्स जो हैं हमारे, मतलब हमारा ये नहीं, लॉयल नहीं है, वो ट्रेटर्स हैं, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग हैं वो ट्रेटर्स हैं। चले, हु वेयर द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी रिस्पेक्टिवली ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। ओके, उसके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एओ ह्यूम, WC बैनर्जी एओ ह्यूम, उमेश चंद्र बैनर्जी एंड दादा भाई नारोजी या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी दादा भाई नारोजी? कौन थे? तो इसका आंसर सिंपल है, उमेश चंद्र बैनर्जी एंड एओ ह्यूम। उमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो प्रेसिडेंट रहे और एओ ह्यूम जो थे वो सेक्रेटरी रहे थे, ठीक है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट कैन बी कंसिडर्ड द रीजन फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म इन इंडिया? डिसकंटेंट अगेंस्ट इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, discontent with the achievement of liberals, reactionary policy of Viceroy Curzon and all of the above। जो आपका एक्सट्रीम नेशनलिज्म बढ़ा, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, वो किस कारणवश आया? क्या वो वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा था, पश्चिमी जो सभ्यता का आपको इनकलकेशन हो रहा था, वो आपको उसके खिलाफ का डिसकंटेंट था, या फिर जो लिबरल्स नहीं वो मांगे रख पा रहे थे जो हमें रखना चाहिए था इसके लिए, या फिर वाइसरॉय का जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट हो गया, उसके अलावा वो जो बहुत सारे
क्रूअल एक्शंस कर रहे थे उसके खिलाफ था। तो एक्चुअली सारे ही ऑप्शंस थी। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला सेशन खत्म हुआ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं। 71st बीपीएससी आ रहा है और भी अब बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।